हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 दिसंबर 2020 और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम देखेंगे, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में कुछ राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, उसको हम देखेंगे क्या कारण रही। दूसरा जो आर्टिकल है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। एक आर्टिकल हम महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का आज बर्थडे आता है, उनसे रिलेटेड हम उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम देखेंगे। और एक जो आर्टिकल है वो स्पेक्ट्रम की बोली लगाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम देखेंगे कि कैसे जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकती है। तो जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो देखो नेपाल से रिलेटेड है। नेपाल में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। वहाँ के जो पीएम है उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को लिख दिया है कि जो पार्लियामेंट है उसको आप डिसोल्व कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखो 2015 से पहले जो नेपाल है वहाँ पर था मोनार्की, और 2015 के टाइम वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार बनाया जाता है और वहाँ पर फिर डेमोक्रेसी आती है। 2017 में केपी ओली की जो सरकार है वो मेजोरिटी में सरकार बनाती है, 2/3 सीटें लेती है और फिर वहाँ बनती है गवर्नमेंट। पहली बार वहाँ डेमोक्रेसी स्टेब्लिश होती है। अब इसमें ऐसा बोला गया है कि केपी ओली जो चाहते हैं कि सारी पावर नेपाल की उनके हाथ में हो, मतलब एक तरीके से वो डेमोक्रेसी के नाम पर ऑटोक्रेसी चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी पावर हो, जो भी नियुक्तियां हो, जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट मिले, डेजिग्नेशन मिले, उन पे अपॉइंटमेंट पीएम के थ्रू करवाया जाए और किसी के पास पावर ना हो। इसी का नतीजा रहा कि उनकी खुद की सरकार, खुद की जो उनके लीडर्स हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स, उन्होंने अपनी पार्टी की मीटिंग में उनको ये बोला कि जो ऑर्डिनेंस आपने पास किया है वो आपको वापस लेना होगा। इससे साबित होता है कि उनके जो इंटरनल सपोर्ट है वो नहीं है। नेक्स्ट इस आर्टिकल में नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई है कि ऐसा नहीं है कि वहां पर 5 साल का, देखो पार्लियामेंट का 5 साल का टर्म डिसाइड किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि 5 साल से पहले वह डिजोल्व नहीं की जा सकती, लेकिन उसके लिए कुछ कारण होने चाहिए। कारण क्या होने चाहिए कि एक तो वहां पर किसी भी पार्टी को क्या नहीं हो, मेजोरिटी में सीटें नहीं मिली हो, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो केपी ओली है उनको मेजोरिटी में क्या मिली है, सीट मिली है, 2/3 सीटें पार्लियामेंट में उन्हीं की किसके पास है, पार्टी के पास है। तो पहली बात तो बिल्कुल नहीं है। दूसरे है कि वहां पर क्या हो कि कोई भी पार्टी गवर्नमेंट को मेंटेन करने में सफल नहीं हो पा रही है तो उसको क्या किया जाता है, पार्लियामेंट को डिसोल्व किया जा सकता है 5 साल से पहले। लेकिन ऐसा नहीं है। अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए जो पीएम ओली हैं उनकी कैबिनेट ने ये पास किया और प्रेसिडेंट ने क्या देती, इसके ऊपर अप्रूवल दे दिया है। अब वहाँ का सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये डिसाइड करेगा कि ये सही है या गलत है। देखो इस आर्टिकल में लास्ट में ये बोला गया है कि जो नेपाल है उसने बहुत बड़ा संघर्ष झेला एक मोनार्की से डेमोक्रेसी में आने के लिए। काफ़ी टाइम उन्होंने अपना जो जिस काम में डेवलपमेंट हो सकता था जिस समय में, उसको यूज़ किया अपने आप को पैटर्न चेंज करने में। तो अगर ओली जी चाहते तो वो अपनी पार्टी के जो गाइडलाइंस थी, पार्टी लाइंस थी, उनको फॉलो करके नेपाल के लिए काफ़ी काम कर सकते थे। दूसरा इस आर्टिकल में पेंडेमिक कोरोना वायरस से रिलेट किया गया है कि एक तो देखो वैसे ही इकोनॉमी स्लो डाउन चल रही है इस समय कोरोना पेंडेमिक की वजह से। दूसरा नेपाल में इतना क्या हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है, तो ये नेपाल के लिए सही बात नहीं है। तो ये हमने नेपाल में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है, देखो वो है श्रीनिवास रामानुजन को लेकर के। श्रीनिवास रामानुजन एक बहुत बड़े गणितज्ञ रहे थे। उन्होंने मैथमेटिक्स में स्पेशलाइजेशन हासिल किया था। आज ही के दिन 22 दिसंबर 1887 को उनका जन्म हुआ था। और ये जो रामानुजन है इन्होंने मैथमेटिक्स की जो स्टडी है ना वो अपने दम पर की थी। मतलब इन्होंने कभी किसी से कोई गाइडेंस नहीं लिया, खुद के दम पर इन्होंने स्टडी की और ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में खुद को एक्सीलेंट साबित किया और दूसरी जो सारी सब्जेक्ट है उनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। वो अपना प्री यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। 1908 में उन्होंने अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन जो मैथमेटिक्स के ऊपर जो उनके रिसर्च चल रहे थे उनको रेगुलर रखा। शुरुआत में उन्होंने पॉवर्टी से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। 1910 में क्या हुआ कि नेल्लोर के एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे जिनका नाम था रामचंद्र राव। उन्होंने इनकी मंथली अलाउंस शुरू किया, उन्होंने इनकी हेल्प करना शुरू किया खुद की पॉकेट से। और इसके बाद में रामानुजन ने रिसर्च करना
मतलब जारी रखा। ये जो रामानुजन है उन्होंने काफ़ी टाइम तक रेगुलर ऐसे काम करते रहे, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इनको अलाउंस देते रहे और ये रेगुलर रिसर्च में लगे रहे। लेकिन बाद में रामानुजन ने अपनी खुद की जॉब फिक्स की एज ए क्लर्क मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में। अब उसमें क्या होता है कि बाद में ये जो रामानुजन है वो ब्रिटिश मैथमेटिशियन जेएस हार्डी से कांटेक्ट करते हैं और वो रामानुजन को बोलते हैं कि आप इंग्लैंड आ जाओ, और 1914 में ये जो रामानुजन है वो इंग्लैंड चले जाते हैं। हार्डी के साथ में उन्होंने प्रोडक्टिव काम किया और बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर वहाँ पर पब्लिश किए 1914 से 1919 के बीच में। ये जो रामानुजन है जब वो वहाँ पर थे उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, रॉयल सोसाइटी का उनको फेलो बना दिया गया। जब 1919 में वो भारत लौटते हैं ना तो उनकी जो जीवन है वो बिल्कुल बदल चुका था। जैसे ही वो भारत लौटे 1919 में, कुछ समय बाद में ही 1920 में लगभग उनकी डेथ हो गई। बहुत छोटी उम्र में उनकी डेथ हो जाती है और ये बोला जाता है कि शुरुआत में बोला जाता है कि टीबी से उनकी डेथ हो गई, लेकिन बाद में उनकी जो डेथ है वो हेपेटिक एमोबाइसिस से होती है। देखो 1 साल तक वो अपने यहाँ पर आए थे ना, उसमें भी रेगुलर वो रिसर्च वर्क कर रहे थे। ये रामानुजन की सबसे पहले तो हमने लाइफ डिस्कस की। अब दूसरे जो रामानुजन के रिसर्च है ना, उनकी डेथ हो गई, लेकिन अभी भी लोग जब रिसर्च करते हैं तो उनके रिसर्च वर्क का सहायता लेते हैं। 1914 में जब उन्होंने इंग्लैंड के लिए वो गए थे तो उन्होंने अपने कुछ यहाँ पे जो रिसर्च किए थे उनको के कुछ नोटबुक्स में पब्लिश किया था, कुछ स्टोर किया था। बाद में उनकी ये नोटबुक्स क्या होती हैं, पब्लिश होती हैं और आज भी उनको सेव किया गया है। उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए जिनमें लगभग 4000 रिजल्ट सामने आए। ये जो रिजल्ट्स हैं उनका मतलब इंसाइट था बहुत ज़्यादा, वो मैथ्स को बहुत ज़्यादा डीपली उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन के इंसाइट्स के थ्रू अपने पैशन को उन्होंने रिसर्च में, मैथमेटिक्स के रिसर्च में फॉलो किया था। अब देखो रामानुजन के जो रिसर्च हैं उनको लोगों ने एप्लीकेशन बेस यूज किया। जैसे रामानुजन के कुछ कंजक्चर थे जो 1916 में पब्लिश हुए थे और 1973 में उनको प्रूव किया गया पियरे डेलिग्ने के द्वारा। ये जो कंजक्चर हैं ये थ्योरी ऑफ गैलियोस रिप्रेजेंटेशन के लिए एक इंस्पिरेशन, मतलब वो जो थ्योरी बनी उसके लिए ये एक इंस्पिरेशन बने। इसके अलावा एंड्रयू विलेस का एक पब्लिश्ड हुआ 1995 में, उसके लिए भी इनके रामानुजन के जो वर्क हैं वो एज ए इंस्पिरेशन काम की। मतलब वो चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनके जो रिसर्च वर्क है उन्होंने एक फाउंडेशन के रूप में काम किया कई लोगों के रिसर्च वर्क के लिए। इसके अलावा देखो जो रामानुजन जो थे ना, उन्होंने मैथमेटिक्स के लिए वैसे ही काम किया जैसे आइंस्टीन ने काम किया था। मतलब आइंस्टीन चले गए लेकिन उनके जो सिद्धांत है उनको लोग अभी भी प्रूफ कर रहे हैं, वैसे ही रामानुजन चले गए लेकिन उनके जो प्रूफ है, उनके जो रीडिंग है, उनके जो रिसर्च है उन पर लोग आज भी काम कर रहे हैं और उनको यूज कर रहे हैं। लास्ट में इसमें कंक्लूजन में ये बोला गया है कि देखो जो रामानुजन थे वो अपने पैसे के बल पर उन्होंने ये काम नहीं किया था। उन्होंने अपना खुद का उनका एक इंसाइट था, उनको यूज़ किया गया और इसीलिए उनके जन्मदिन को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में जो उनका घर है तमिलनाडु में, उसको तो एक म्यूजियम बदल दिया गया है शास्त्री यूनिवर्सिटी के लिए। और वो एक पुअर मैन थे लेकिन उन्होंने इंग्लैंड तक की जो यात्रा की वो उनके रिसर्च के थ्रू की। वहाँ पर उन्होंने रिसर्च किया और बहुत ज़्यादा काम किया जो आज तक भी रेगुलर उसका बेसिस बना रहे हैं अपना काम करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के है। देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी नई बनी है उसमें डिसाइड किया गया है कि जो पूरे वर्ल्ड की जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी हैं उनको अपने कैंपस, इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस इंडिया में, इंडिया के एनवायरनमेंट में एस्टेब्लिश करने की छूट दी जाए, ताकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो टीचर हैं, यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी या कैंपस खोलें और हमारे इंडिया को इसको प्रॉफिट हो। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि हम उनको छूट तो दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर आकर एस्टेब्लिश करें, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक एजेंडा है कि वो यूनिवर्सिटी जब यहाँ पर अपना कैंपस एस्टेब्लिश करें तो वो सेल्फ, मतलब उनका जो पैसा है ना वो लगाएं, वो सेल्फ करें, इंडिया उसमें कुछ सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि हो सकता है ये भी हम रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको हम रख सकते हैं, जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पर आए तो उनको
जरूरी नहीं है कि पूरा सपोर्ट दे हमारी कंट्री, कुछ सपोर्ट भी दे सकती है, या यहाँ पर जो कंपनीज हैं उनके थ्रू उनको बुलाया जा सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे कर सकता है, उसके अलावा जो उनकी फैकल्टी है उनमें कोलैबोरेशन करवा के हम काम करवा सकते हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बुलाया गया है कि जरूरी नहीं है कि आप क्या करो, मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी को यहाँ पर बुलाओ। सबसे पहले बहुत सारे मॉडल इससे पहले भी कई देशों ने अपनाए हैं और कई देश आज भी अपना रहे हैं। तो उनकी प्रॉब्लम से क्या क्या अच्छे मॉडल रहे, क्या क्या प्रॉफिट रहा, क्या क्या लॉस रहा, उन मॉडल से हम सीख सकते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि ज़्यादातर जो देश है जो अपनी यूनिवर्सिटी दूसरे देशों में खोल रहे हैं उनमें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रशिया हैं। और जिन देशों में खोली जा रही है यूनिवर्सिटी उनमें आगे हैं चाइना, मलेशिया, कतर और सिंगापुर। इंडिया ने भी कुछ अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल रखी है अलग अलग देशों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, मॉरिशस, उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, नेपाल और श्रीलंका में। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है मोनास यूनिवर्सिटी, उसने अपनी एक ब्रांच खोली साउथ अफ्रीका में 2001 में, और 2019 तक उन्होंने एक काम किया। उससे हम कुछ अच्छी बातें सीख सकते हैं। देखो, जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर जब भी कोई अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी ब्रांच खोलती है तो उसको वह यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं देती, एक कंपनी का दर्जा देती है। कंपनी के अंडर वो यूनिवर्सिटी वहाँ पर काम कर सकती है, प्राइवेट एंटिटीज के रूप में ऑपरेट कर सकती है। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो 2001 में वो आई। यहाँ पर जो भी मतलब जो भी एजुकेशन उस यूनिवर्सिटी में दी जाती थी, जो भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो दिए जा सकते वो दे सकती थी, लेकिन उसको मोनास साउथ अफ्रीका के नाम से जाना जा गया। ये जो मोनास यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड की किसमें है, 100 यूनिवर्सिटी में है। और इसके अलावा ये अपने ब्रांच चाइना और मलेशिया में भी खोल रखे हैं इस मोनास यूनिवर्सिटी ने। अब ये मोनास यूनिवर्सिटी है, इसमें 2018 तक 4000 बच्चे पढ़ लेते हैं। पढ़ने की इतनी मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, जिसमें 40% तो मोस्ट ऑफ तो साउथ अफ्रीका से हैं, 40% जो हैं वो अन्य जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनसे थे। इसमें क्या जो पॉपुलेशन थी, जो स्टूडेंट्स थे। अब इस आर्टिकल में आगे बताया गया है कि देखो, जो साउथ अफ्रीका का जो कैंपस था, शुरुआत में तो इसने मोनास यूनिवर्सिटी ने एस्टेब्लिश किया। 2013 में वो यूएस बेस्ड एक ऑनर लॉरेट एजुकेशन है, उसके साथ में पार्टनरशिप में आ जाती है। और इस पार्टनरशिप के तहत ही जो मोनास यूनिवर्सिटी है अपना 75% शेयर्स बेच देती है इस लॉरेट एजुकेशन को। अब 2018 के बाद में क्या होता है कि मोनास और जॉइंटली क्या करते हैं कि वो अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साउथ अफ्रीका को। और ये सब्सिडरी है एडवेटेक ग्रुप का, जो जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी लिस्टेड है, उसकी सब्सिडरी है। अब वर्तमान में जो मोनास साउथ अफ्रीका है उसको बोला जा सकता है IEEMSA, और जो टीच आउट प्रोसेस है वो 2022 तक इसमें कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मोनास ने वहाँ पर क्या इस्टेब्लिश किया, अपने पार्ट इस्टेब्लिश किया। धीरे धीरे जो मोनास यूनिवर्सिटी है वो उससे बाहर आ गई। अब इसमें रियल में क्या फेसिंग, मतलब इस आर्टिकल में बोला गया है कि आप स्टार्ट तो कर लोगे, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो मोनास यूनिवर्सिटी वहाँ पर जो अपना जो उनका पहला जो फाउंडेशन उनका इंस्टीट्यूशन होगा ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर जो क्या दे रही थी, अपनी एजुकेशन दे रही थी, उस तरीके का एजुकेशन यहाँ पर नहीं दे सकती है। सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के लिए ही यूनिवर्सिटी नहीं खोलनी है। दूसरा है कि यहाँ पर जो जैसे साउथ अफ्रीका में किसी और उसकी डिमांड हो, मतलब वो किसी जैसे वहाँ पर हॉस्पिटलिटी वाले सर्टिफिकेट की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जो मोनास यूनिवर्सिटी हो सकता है वो किसी और एरिया में अपना इंस्टीट्यूशन खोल रही हो, किसी और एरिया में वो एजुकेशन देती हो। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि होम कैंपस जब आप खोलोगे किसी और देश में, जब आप जब खोलोगे तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये इस आर्टिकल में बोला गया है कि ये जो मॉडल है ना, इनसे हम सीख सकते हैं। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने एक टर्म बनाई है, हमें एक आर्टिकल शिफ्ट किया है कि विदेश की जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है उनको यहाँ पर बुलाओ। तो सीधे बुलाना जरूरी नहीं है, कुछ उनमें चेंज करना जरूरी है। इंडिया की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी उसमें हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस को लेकर के है।
देखो स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो रहा है 5G के लिए 700 मेगाहर्ट्ज से 800 मेगाहर्ट्ज तक का जो ऑक्शन है वो खरीद लिया है। किसने? वो खरीदा है जियो ने, और जियो ने खरीद के अपने 5G जो अपना नया मॉडल चलाएगा उसके लिए वो उसका यूज करेगा। गवर्नमेंट ऑक्शन करने वाली है, ऑक्शन करेगी गवर्नमेंट साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड असेंडिंग। ये वर्ड हमें ध्यान रखना है, SMRA ऑक्शन। ये किससे रिलेटेड है? तो ऑक्शन से रिलेटेड मेथोडोलॉजी है। और ये जो ऑक्शन का जो मेथड दिया ना, वो दिया था, देखो जिनको इस बार इकोनॉमी का क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, पॉल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट वी विल्सन, जिनको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक साइंस में इस साल, जिन्होंने SMRA मतलब ऑक्शन का जो मेथोडोलॉजी है उन्होंने बोला है कि सक्सेसफुल मेथड है, पार्टली विद प्रिस्टन मैकफी। तो SMRA ये मेथोडोलॉजी के थ्रू हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऑक्शन करेगी। ऑक्शन के थ्रू देखो ऑक्शन क्या होता है, स्पेक्ट्रम, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम एक रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिसका यूज किया जाता है कम्युनिकेशन कैरियर को टू ट्रांसमिट डाटा। मतलब डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए कम्युनिकेशन कैरियर की जरूरत होती है, और उस कम्युनिकेशन कैरियर के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेंज है जिसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम का मान लो स्पेक्ट्रम अलग अलग रेंज में होते हैं, उसको गवर्नमेंट ऑक्शन कर रही है। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में बोला गया है कि हमारे लिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। एक तो जो गवर्नमेंट है, पहले भी जब ऑक्शन किया 2016 में, तो इंडिया ने अपना बेस प्राइज क्या होता है, बेस प्राइज वो होता है जिस पर से ऑक्शन शुरुआत होती है। अब ऑक्शन शुरुआत होगी तो वो इंडिया को कम रखना है, गवर्नमेंट को कम रखना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ये कम्युनिकेशन जो टेलीकॉम कंपनी है वो इन्वेस्ट कर सके और ऑक्शन को मतलब ऑक्शन कर सके और ये जो स्पेक्ट्रम है इसको खरीद सके। दूसरा जो इसमें बोला गया है कि देखो ये जो ऑनलाइन कॉल होने लगे हैं ना, ऑनलाइन कॉल समझ रहे हो आप, जैसे व्हाट्सएप पे आप कॉल कर पा रहे हो या फिर टेलीग्राम पे भी ऑप्शन है आप कॉल कर पा रहे हो। तो टेलीकॉम जो कंपनी है वो कम इंटरेस्ट दिखाती है, वो कैसे भी करके गुजारा कर लेती है, क्योंकि उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि उनका जो यूज है वो हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, ये देखो ये जो है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है। जो आप ऑनलाइन जो ऐप है उन्हीं के थ्रू जब आप कॉल कर लेते हैं तो टेलीकॉम कंपनी जो है उनको काफ़ी नुकसान होता है। सेकंड जो है कि जो अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम है वाईफाई के लिए, इसकी वजह से भी टेलीकॉम कंपनी है वो कम क्या करती है, कम इंटरेस्ट दिखा रही है इस ऑक्शन में। अब ये क्या है, देखो मान लो किसी स्पेक्ट्रम की बिक्री हो रही है और एक भाग उसका कोई ऑक्शन हो ही नहीं पाया, अब उसको कर लेगी गवर्नमेंट यूज। गवर्नमेंट कैसे यूज कर लेगी, जैसे गवर्नमेंट कर रही है अपना PM वाणी नया वो कर रही है, अपना खुद की इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही है कि बहुत कम दामों पर लोगों को वाईफाई उपलब्ध करवाया जाएगा। तो जो टेलीकॉम कंपनी है उनको इस चीज से क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो ये इस आर्टिकल में बोला गया है कि ऑक्शन हो रहा है और देखो कंपनियों को भी फायदा होना चाहिए, जो ग्राहक है उनको भी फायदा होना चाहिए, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी फायदा होना चाहिए, गवर्नमेंट को फायदा होना चाहिए रेवेन्यू के लिए, और उस रेवेन्यू का यूज कर सकते हैं हम पेंडेमिक के समय जो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ चल रही है, इकोनॉमिक बहुत स्लो डाउन जा रहा है, तो उसको रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक ठाक होगी। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, नेपाल को लेकर के हमने डिस्कस किया, फिर ऑक्शन को लेकर के डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।